अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी मेड इजी। आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। ये हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा उसी की सीरीज की कंटिन्यूएशन है। एब्जॉर्प्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन द फार्माकोकाइनेटिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि भाई जितनी भी ड्रग्स हैं वो बॉडी में जब जाती हैं तो कैसे पहुंचती हैं ब्लड तक, ये चीज़ हम एब्जॉर्प्शन में पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं। सो इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसको समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ना है। इट इज प्रोसेस इज नोन एज फॉर द मूविंग ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ डिलीवरी इन टू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड में इसका जाना जहाँ से फिर इसके आगे बॉडी पार्ट्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये ब्लड में जाना ड्रग का इज एब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास ड्रग की केमिकल कंपोजिशन जो है प्लस जिस एनवायरनमेंट में वो ड्रग है, फॉर एग्जांपल एक टैबलेट मैंने ले ली, वो मेरे स्टमक में गई, तो वो टैबलेट बनी किससे है? इज इट अ लिपोफिलिक ड्रग या हाइड्रोफोबिक ड्रग है, हाइड्रोफिलिक ड्रग है, कैसी ड्रग है? लिपिड सॉल्युबल है, नहीं है? अच्छा, फिर दूसरा ये कि वो वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, जो एसिडिक इन्वायरमेंट में है, वो उस पे कैसे इफेक्ट करी, ये चीज़ें सारा डिटरमाइन करती हैं कि हमारे पास कितनी ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी ब्लड में और कितनी नहीं होगी। ये देख लें, हमारे पास 3-4 मुख्तलिफ तरीके हैं। फर्स्ट वन एब्जॉर्प्शन का है ट्रांससेलुलर। ये जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स बहुत आसानी से, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये बनी होती है लिपिड की बाइल लेयर से, तो आसानी के साथ जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो इसमें डिसॉल्व होकर मेम्ब्रेन में और गुजर जाती हैं। ये पैसिव वे है। पैरासेलुलर बिटवीन द सेल्स, इंट्रासेलुलर स्पेसेस में से होकर जब ड्रग गुजरती है, ये भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स आसानी से गुजरते हैं। तो ये दोनों हमारे पास पैसिव मैकेनिज्म्स हैं। पैसिव मैकेनिज्म्स यानी जहां पर एनर्जी की जरूरत नहीं होती और हायर कंसंट्रेशन ऑफ एरिया से लोअर कंसंट्रेशन ड्रग जो या कंपोनेंट है वो इस एरिया की तरफ जब आपका मूव करे, इसे पैसिव मैकेनिज्म कहते हैं। ट्रांससेलुलर क्या है? विद इन द सेल जब गुजरेगा, बट इट इज कैरियर मीडिएटेड, कोई कैरियर उसे उठा के लेके जाता है, सो इट इज ट्रांसमेम्ब्रेनस। ठीक है, कोई भी रिसेप्टर, कोई भी प्रोटीन वगैरह, कोई भी हमारे पास जो है इस तरह से ये जब जाएगा तो इसे ट्रांसमेम्ब्रेनस वो कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं विद कैरियर मीडिएटेड। कोई प्रोटीन वगैरह हो गया, कोई एंजाइम हो गया, वो उसको उठा के लेके गया। फिर इफ्लक्स क्या है? जब हमारे पास सेल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाए, वो मूवमेंट जब है वो सेल से बाहर की तरफ हो, इसे इफ्लक्स कहते हैं। इसके बाद लास्ट वन है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल हमारे पास ड्रग को इनगल्फ कर लेता है, ले लेता है। जब वो उस पे अंदर चला जाए तो वो उसके बाद सेल को दूसरी तरफ से रिलीज कर देगा, ब्लड की में उसको रिलीज कर देगा। तो उसका ये सेल को इनगल्फ करना, खाना लेना जो है, ये एंडोसाइटोसिस कहलाता है। इट मूव्स, द ड्रग मूव्स इनसाइड ऑफ द सेल इन अ वेसिकल, और वो फिर उसको सेल की दूसरी तरफ रिलीज कर देता है ब्लड में। ना मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं हमारे पास जो कि एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं या जिससे फर्क पड़ता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन पे, जिसमें सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास दो तरह की ड्रग्स होती हैं, वीक एसिडिक एंड वीक बेसिक ड्रग्स। जो वीक एसिडिक ड्रग्स हैं वो हमारे पास स्टमक में एसिडिक पीएच में वो अपना इफेक्ट अच्छे से दिखाती हैं। दूसरी जो होती हैं वीक बेसिक ड्रग्स, वो हमारे पास इंटेस्टाइन में जाके जो है तो वहाँ पर अपना अच्छा असर दिखाती हैं। सो पीएच के साथ हमारे उस पर बहुत ज़्यादा ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है। अगर मैं बेसिक ड्रग दे दूँ और वो मेरे स्टमक में उसकी डिसोल्यूशन हो जाए तो स्टमक में मौजूद एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और इसी तरह से अगर एसिडिक ड्रग जाए इंटेस्टाइन में विदाउट जो है तो अभी डिसोल्यूशन नहीं हुआ, वहाँ पहुँच के वहाँ से डिसॉल्व हो रहा है, तो एसिडिक ड्रग को स्टमक का बेसिक एनवायरनमेंट न्यूट्रलाइज कर देगा। तो पीएच से बहुत इफेक्ट पड़ता है। अच्छा जी, ब्लड फ्लो कैसी है एब्जॉर्प्शन साइड पे? जहां जितनी तेज ब्लड फ्लो होगी उतनी ज्यादा ड्रग थ्रू पैसिव डिफ्यूजन जाएगी ब्लड की तरफ। हमने बताया ना पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है,
पैसिव मैकेनिज्म जो है इसमें विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हमारे पास ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जितना ज़्यादा ब्लड वहाँ से नया गुजरेगा, तेज़ी से गुजरेगा, तो वहाँ पर वो जगह कंसंट्रेशन बार बार कम होती जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग ट्रैवल करेगी ब्लड की तरफ। नाउ प्रेजेंस ऑफ फूड और अदर ड्रग्स इन द जीआई सिस्टम, आपके जो है कोई भी खुराक अगर आपने खाने के साथ कोई दवाई ले ली है, तो अगर आप जैसे मैदे की दवाई है वो बेहतर काम करती है जब मैदा खाली हो। अगर आप उसको खाने के साथ लेते हैं तो वो उसके एब्जॉर्प्शन रेट को बहुत कम कर देती है। कभी कभी हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें अगर ले लिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल थायरोक्सिन, लिवोथायरोक्सिन जो है, जो थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म में इस्तेमाल होती हैं, उन ड्रग्स को अगर आप खाने के साथ या दूध के साथ लेते हैं तो उन आइंस के साथ या मेटालिक आइंस के साथ जो है तो कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है, और वो कॉम्प्लेक्सेस फिर हमारे पास जो है तो ड्रग में साइज बड़ा हो जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती ब्लड की तरफ, तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग्स, जितनी ज़्यादा मकदार है ड्रग की उतनी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन भी होगी। फिर मुख्तलिफ डिजीज़ेज हैं जो एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को नौजिया वॉमिटिंग है या डायरिया हो गया है या फिर जीआई सिस्टम को कोई इशू आ गया, क्योंकि मेनली एब्जॉर्प्शन हमारे पास जीआई सिस्टम के ड्रग्स में होती है। सो वहाँ पर कोई ऐसा इशू आया तो जिसकी वजह से उसकी बॉडी में वो ड्रग ज़्यादा देर रुक नहीं पा रही, तो इस वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन भी ख़राब होगी, इफेक्ट होगी, तो मुख्तलिफ इन्फेक्शंस में हो सकता है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल कितना है? द ग्रेटर द सरफेस एरिया द ग्रेटर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। तो जितनी स्मॉल पार्टिकल्स में ड्रग डिवाइड हो जाती है उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उतना ही उसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। एब्जॉर्प्शन सरफेस पे कांटेक्ट टाइम कितना है उससे फर्क पड़ता है, जल्दी कम होगा तो कम एब्जॉर्प्शन होगी, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ बी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स विद इन द सेल, आपके पास जहाँ से आपके पास ड्रग एब्जॉर्प्शन हो रही है वहाँ पर अगर ग्लाइकोप्रोटीन है, दे विल बाइंड टू द ड्रग पार्टिकल्स और उससे जो है तो एब्जॉर्ब होने नहीं देंगे, सो एब्जॉर्प्शन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, लिपिड सॉल्युबिलिटी। हमारी ट्रांस मेम्ब्रेन जो है ये बनी है लिपिड्स की, लिपिड बाइलेयर है। सो जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल हैं वो आसानी के साथ क्रॉस कर जाएंगे, जो ड्रग्स वाटर सॉल्युबल हैं वो आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। सेम फिर फिजिकल नेचर में भी यही बात आती है हमारे पास कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो आसानी के साथ गुजर जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले ड्रग्स आसानी से गुजर जाते हैं। हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो वाटर सॉल्युबल हैं और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग के, वो फिर आसानी के साथ आपके पास उनमें एब्जॉर्प्शन नहीं होती। वहाँ आइदर कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन वगैरह चाहिए होते हैं जो उसको एब्जॉर्प्शन वो करवाए, या फिर उसमें जो है तो एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है, तो तभी हमारे पास एब्जॉर्प्शन मुमकिन होती है। नेक्स्ट इज द बायोअवेलेबिलिटी। सो व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी? इट इज दैट परसेंटेज या पोर्शन ऑफ ड्रग जो कि एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में मौजूद हो। हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ी, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ड्रग जाती है ब्लड की तरफ, तो अब हमारे पास जितना पोर्शन ड्रग का ब्लड में मौजूद होता है उस परसेंटेज को, उस पोर्शन को बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग या कोई भी सब्सटेंस जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाए और फिर वो अपना इफेक्ट शो कर सके, इस चीज को बायोअवेलेबिलिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, कोई ड्रग है, टैबलेट है, 100 mg की दे दी। उस 100 mg की टैबलेट में अगर हमारे पास ब्लड की तरफ 70 mg चली गई है, बाकी 30 mg मूव नहीं कर सकी, तो ये 70 mg ड्रग का जाना मतलब 70% ड्रग आ गई है ब्लड में, तो ये 70% जो है ये पोर्शन बायो अवेलेबल है टू प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। यहाँ आप देख लें, इस चार्ट से भी आपको समझ आ जाएगी ग्राफ से। ये आपको बताया कि जो आईवी हैं, आईवी ड्रग्स, वो उनकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है क्योंकि वो किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं, तो 100% बायोअवेलेबल है। तो ये देखिए इसने पीक 100% का ले लिया है।
जबकि अगर हम ओरल को देखें तो ओरल की बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो हमने अभी स्टडी किए, मॉलिक्यूलर साइज, लिपिड सॉल्युबिलिटी, जी ग्लाइकोप्रोटीन की बाइंडिंग वगैरह। तो ये मुख्तलिफ इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारे पास ओरल की बायोअवेलेबिलिटी बनिस्बत आईवी के कम होती है। फिर उसके बाद फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बायोअवेलेबिलिटी पे, उसमें है सबसे पहला रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जिस रास्ते से दे रहे हैं, हमने सबसे पहले ये चीज़ देख ली, अगर आईवी से देंगे तो 100% बायोअवेलेबल है, और अगर किसी दूसरे रूट से देंगे तो कम होगी। हमारे पास यहाँ देख लें, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट वो कंप्लीटली ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, और उनकी जो है तो बायोअवेलेबिलिटी हमारे पास 100% होती है। जबकि दूसरे रूट से दी गई या दूसरे रास्तों से गई ड्रग जो है उसकी बायोअवेलेबिलिटी लो होती है। सबसे ज़्यादा पेरेंट्रल्स की है, और पेरेंट्रल्स में सबसे ज़्यादा आईवी की है, पेरेंट्रल यानी इंजेक्टेबल्स। उसके बाद ओरल की आती है बायोअवेलेबिलिटी, फिर रेक्टल रूट है, और आखिर में टॉपिकल यानी जो स्किन के ऊपर लग रहे हैं वो सबसे कम जाते हैं ब्लड की तरफ। सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, और जितनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है उतनी बायोअवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, जितनी एब्जॉर्प्शन कम है उतनी बायोअवेलेबिलिटी भी कम है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, अगर दो ड्रग्स क्या है हमारे पास आपस में इंटरेक्ट करते हो, ये भी हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी में फ़र्क ला सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ ड्रग्स ऐसी हैं, जैसे ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं, अगर वो ऐसे दें कि उसके साथ लिक्विड पैराफिन हो तो लिक्विड पैराफिन उसके एमल्सिफाई कर देगा और वो हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, तो बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरह एंटासिड्स जो हैं वो टेट्रासाइक्लिन्स की एब्जॉर्प्शन को जो है कम करते हैं। जैसे आपको मैंने लेवोथायरॉक्सिन का बताया कि वहाँ तो ड्रग अगर उसे कैल्शियम के साथ देंगे तो वो कैल्शियम उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और वो उस कॉम्प्लेक्स की वजह से साइज बड़ा हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट कम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ होती है? हमारे पास जब ड्रग स्पेशली ओरली देते हैं वो स्टमक से जाती है हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए आपके लिवर तक। हेपेटिक लफ्ज मीन्स जहाँ भी आए तो इसका ताल्लुक लिवर से है। हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए लिवर में जाती है। लिवर में उसमें मौजूद एंजाइम्स जो होते हैं वो एंजाइमेटिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं, और हमारे पास ड्रग का काफ़ी परसेंटेज जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता, काम नहीं करता। तो उसके बाद वो ड्रग लिवर से पास होने के बाद ब्लड में पहुंचती है। ये लिवर से पास होना इसे कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसमें हमारे पास काफ़ी ड्रग इनएक्टिव हो जाती है, और जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है तो वो ड्रग की मिकदार कम होती है। इसी वजह से आपके ओरल रूट से जाने वाली ड्रग्स जो हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम है। It means that the drug degradation occurs, reducing its bioavailability when it passes through your GIT system, और फिर वहाँ से पोर्टल सिस्टम से होते हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। GI डिजीजेस, मुख्तलिफ GI डिजीजेस जो हैं, जैसे सीलियक डिजीज हो गई, इसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन ख़राब हो जाती है। ये सीलिक डिजीज सिफालेक्सिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है जबकि मॉक्सिसिलिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। इसके अलावा डायरिया और वॉमिटिंग और ये चीज़ें भी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन को कम करता है तो बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स द डाइट, मुख्तलिफ खुराक, जिस तरह से इससे पिछले एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ लिया कि फूड इंटरेक्शन से, तो वही फूड इंटरेक्शन से जैसे हमारे पास उसने कम किया, फूड इंटरेक्शन ने ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम की, तो वही एब्जॉर्प्शन जब कम हुई तो बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो गई। नेक्स्ट अगले दो टॉपिक्स हैं ये व्हाट इज बायो इक्विवेलेंस एंड व्हाट इज बायोथेराप्यूटिक्स। बायो इक्विवेलेंस क्या है? The rate and extent of absorption of the test drug do not show a significance different from the rate and extent of absorption of the reference drug when administered at the same molar dose of therapeutic ingredients. हमने सेम डोज में जब क्या किया जाए, ड्रग देते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन के रेट में दोनों में, टेस्ट में डोज में और जो सैंपल है उसमें कोई फर्क ना हो तो ये इसको बायो इक्विवेलेंस कहते हैं। जब हम क्या करें,
एक ही मोलर डोज में ड्रग देते हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन के रेट में और एब्जॉर्प्शन की लिमिट में कोई फर्क नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड ड्रग और जो सैंपल है ये दोनों बायो इक्विवेलेंट है। बायोथेराप्यूटिक्स क्या होता है? ड्रग प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट ओनली इफ दे हैव क्या फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट हो और इनकी क्या है इफेक्ट्स हमारे पास सेम हो, क्लिनिकल इफेक्ट और सेफ्टी प्रोफाइल हमारे पास क्या हो सेम हो, अंडर द सेम कंडीशन। जब पेशेंट्स को एक सैंपल ड्रग दी, एक जो है तो हमारे पास पेटेंट जो है ओरिजिनल ड्रग मौजूद है, एक सैंपल है और एक प्रोडक्ट हमारे पास जो है, दो ड्रग्स दे दी और दोनों ने सेम एक्सटेंट तक अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट पेशेंट में शो किया, तो इस चीज को बायोथेराप्यूटिक्स कहते हैं। फर्स्ट पास एलिमिनेशन मैंने आपको पीछे पढ़ा दी है। फर्स्ट पास एलिमिनेशन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होती है क्रॉस द गट वॉल, पोर्टल ब्लड ड्रग को लेके जाता है लिवर में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहले नहीं पहुंचता, पहले लिवर में जाता है। लिवर में मौजूद जो है वहां पर उस पर ड्रग मेटाबॉलिज्म होती है। लिवर इज द मेन साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। लिवर में मौजूद बाइल वगैरह और दूसरे एंजाइम्स निकलते हैं और जो कि ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं, विच कॉजेज द रिडक्शन इन इट्स बायोअवेलेबिलिटी, जो किसी मुख्तलिफ साइट्स पे हो सकती है। और इस प्रोसेस को और मुख्तलिफ एंजाइम करते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम करते हैं स्पेसिफिक ड्रग्स की। इस प्रोसेस को फर्स्ट पास एलिमिनेशन कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। If you have any questions, kindly write them in the comments below. Thank you so much. Allah Hafiz.